वेलकम बैक फ्रेंड्स। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर विच इज कैपिटल गेन्स। लास्ट लेक्चर जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हमने इंट्रो देखा था। उसमें हमने देखा था पहले तो सेक्शन 45 विच इज द चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 45 में दो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कि एक तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, एसेट नहीं कैपिटल एसेट होना चाहिए, और दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए, राइट। तभी जब उस पर प्रॉफिट या लॉस होगा तभी उसे कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल किया जाएगा, राइट। देन वी कम ऑन अ डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। हमने कैपिटल गेन्स के डेफिनेशन में 4 पार्ट्स किए थे, नॉट इंक्लूडेड में, और 2 पार्ट्स किए थे इंक्लूडेड में। इंक्लूडेड के 2 पार्ट्स ऐसे थे कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड whether being used for business or profession or not, तो business profession के लिए यूज करो ना करो तो भी वो प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स के अंदर हो सकती है टैक्सेबल। सेकेंड पार्ट, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII as per the SEBI regulations. Who are FII? They are foreign investors, foreign institutional investors जो कि इंडियन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके शेयर्स का कोई बाइफर्केशन नहीं किया जाएगा कि वो PGBP में जाएगा या कैपिटल गेन में जाएगा, वो झंझट ही नहीं रखा है गवर्नमेंट ने बोला अगर वो शेयर्स किसी भी तरीके के शेयर्स में डील करते हैं तो उनके शेयर्स कैपिटल गेन्स के ही दायरे में आएंगे, उन्हें हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे और कैपिटल गेन्स के हिसाब से ही उनका टैक्सेशन होगा, राइट। आफ्टर दैट वी कम to not included things, right? 4 things are not included into capital asset. पहले तो है जो PGPP में टैक्सेबल होता है, that is stock in trade, रॉ मटेरियल और एनी कंज्यूमेबल्स। तो अगर ये चीजें हैं तो वो PGBP में टैक्सेबल होती है, कैपिटल एसेट में नहीं, बिकॉज सिंपल, इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट। Yes, it is an asset, but it is not a capital asset. And Section 45 clearly says that it has to be a capital asset, right? Second point, personal movable effects. ठीक है, दोनों वर्ड्स साथ में आना जरूरी है। Both the conditions should satisfy simultaneously. पर्सनल भी होना चाहिए एंड मूवेबल भी होना चाहिए। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स मतलब एग्जाम्पल थे हमारा घर का टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये रेफ्रिजरेटर, AC, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम घर पे यूज़ करते हैं, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ना कि बिजनेस यूज़ के लिए, वो टैक्सेबल नहीं होगा इनटू कैपिटल गेन्स, वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, राइट। मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक भी पिछले लेक्चर में समझाया है। अब पर्सनल इफेक्ट्स में भी एक एक्सक्लूजन लिस्ट थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास 6 आइटम्स थे और उसे याद करने के लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया था विच वाज APJADS, एड्स, राइट। तो A फॉर आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, P फॉर पेंटिंग्स, J फॉर ज्वेलरी, A फॉर again any piece of artwork, D for drawings and S for sculptures। ये 6 चीजें पर्सनल इफेक्ट्स नहीं मानी जाती, मतलब इन 6 चीजों को हम कैपिटल एसेट मानते हैं और ये 6 चीजें आपकी कैपिटल गेन्स में हो सकती है टैक्सेबल अगर उस पर प्रॉफिट या लॉस आता है तो। यस, सिंपल है। उसके बाद हमने पढ़ा था रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो इससे एक इंटरप्रिटेशन निकलता है अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो दैट्स डेफिनेटली टैक्सेबल इन कैपिटल गेन्स। अगर और हमें अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन भी दिया है, राइट। तो उसमें हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड पर 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कल मैंने समझाया है कि जो अर्बन एरिया होता है उसके आसपास का जो रेडियस होता है उसके ये किलोमीटर्स कैलकुलेट हुए एंड दैट आल्सो बाय एरियल डिस्टेंस, राइट। तो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है और पॉपुलेशन वाइज इट्स फ्रॉम 10,000 to 1 lakh, 1 lakh to 10 lakh and above 10 lakhs, right? Okay, so rural agriculture land हमने पढ़ लिया and lastly we had seen specified gold bonds, राइट। अगर गोल्ड बॉन्ड्स है, स्पेसिफाइड बेयरर बॉन्ड्स है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, ये सारे जो बॉन्ड्स है मतलब जो गोल्ड देकर आपको उसके अगेंस्ट जो बॉन्ड मिलता है, ये सारे जो बॉन्ड्स है दे आर ऑल्सो कैपिटल गेन टैक्स फ्री, राइट, बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। उन्हें टैक्स फ्री करने के लिए उनको नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट की लिस्ट में डाल दिया गया, क्योंकि अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उसके ट्रांसफर पर कोई टैक्स आ ही नहीं सकता, राइट। देन वी हैड स्टार्टेड विथ
अनदर न्यू कॉन्सेप्ट कि कैपिटल एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब लॉन्ग टर्म एसेट कैपिटल एसेट को तो बहुत इजीली डिफाइन किया है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं होता वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है? जो एसेट को आप 36 मंथ्स से कम या 36 मंथ्स तक होल्ड करते हो उसे हम बुलाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। Yes, so if you are holding an asset for 36 months, dot 36 months, ठीक है, उसे बुलाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, या लेस देन 36 मंथ्स तो भी उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बुलाया जाएगा। उससे अगर आगे कोई पीरियड है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बुलाएंगे, ठीक है। बट अब उसमें थोड़े एक्सेप्शंस थे हमारे पास कि 12 मंथ्स और 24 मंथ्स ऐसे दो क्राइटेरिया में कुछ आइटम्स की लिस्ट है, वहां पर 36 मंथ्स की जगह पे हमें 12 मंथ्स या 24 मंथ्स लेना है, राइट। ओके, इन केस ऑफ 12 मंथ्स क्या क्या चीजें थी? पहले तो था लिस्टेड सिक्योरिटीज, नॉट लिस्टेड शेयर्स, इट वाज लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज का मीनिंग शेयर्स भी आता है और डिबेंचर्स भी आता है। तो लिस्टेड शेयर्स एंड डिबेंचर्स अगर है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, अगर ये तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी है तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 मंथ्स है या लेस देन 12 मंथ्स है तो ही शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, अदरवाइज इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देन सेकंड पॉइंट वाज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर यूनिट ट्रस्ट इंडिया का यूनिट आपने खरीदा है और आप उसे एक साल के अंदर 12 मंथ्स के अगर अंदर सेल आउट करते हो देन इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। थर्ड वन वाज यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कल हमने देखा कि जो म्यूचुअल फंड मिनिमम 65% ऑफ द कॉर्पस डिपॉजिट करती है इनटू इक्विटी शेयर, ओके, इनटू इक्विटी शेयर्स और into the shares of other companies and not into debentures। तो दो टाइप्स के म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, either it's a equity oriented mutual fund or else it is a debt oriented mutual fund। equity oriented mutual fund का मीनिंग है कि 65% of the corpus portion goes into equity, ठीक है, that means it goes into shares of different companies। तो अगर शेयर्स में 65% कॉर्पस इन्वेस्ट हो रहा है बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी, तो उसके जो यूनिट्स आप खरीदोगे, ऐसे वाले म्यूचुअल फंड की कंपनी के अगर यूनिट्स आप खरीदोगे तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 12 मंथ्स, नॉट 36 मंथ्स। एंड लास्टली इट वी हैड सीन वाज जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स वो होते हैं जिसपे आपको जितना भी टेन्योर होता है उस बॉन्ड का उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, डायरेक्टली मैच्योरिटी पर आपको ज्यादा वैल्यू पर वो बॉन्ड रिडीम होता है। जो फेस वैल्यू होती है बॉन्ड उस पर रिडीम होता है। लाइक सपोज इफ द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज ₹100 तो इश्यू प्राइस कम होती है फेस वैल्यू से, राइट। सो इफ यू हैव परचेज्ड अ बॉन्ड ऑफ ₹70 आफ्टर 3 years, इफ द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड इज 3 years, आफ्टर 3 years यू विल गेट ₹100 अगेंस्ट द बॉन्ड, बट आपको कोई भी इंटरेस्ट उस 3 सालों में नहीं मिलेगा। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि ये ऐसे जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज करती है, जो बिल्डर्स होते हैं वो करते हैं, क्योंकि जब वो बिल्डिंग बांधते हैं तब तो कोई सेल नहीं होता है, कोई रेवेन्यू नहीं आता होता है, तो दे कांट पे एनी इंटरेस्ट टू देयर होल्डर्स लाइक द शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स। तो इसीलिए वो ऐसे जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करते हैं ताकि उनको डायरेक्टली जब वो बिल्डिंग प्लान कंप्लीट हो जाए, जब सेल शुरू हो जाए, तब उन पैसों से वो इंटरेस्ट दे पाए, राइट, या मैच्योरिटी वैल्यू पे कर पाए। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड। तो ये चार जो चीजें हैं, वंस अगेन लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, इनमें 36 मंथ्स की जगह पे हम 12 मंथ्स देखेंगे, राइट। Then the criteria was of 24 months, 24 months in place of 36 months। वो कौन से दो चीजों में है? उसमें पहली चीज है अनलिस्टेड शेयर्स। पहले केस में था लिस्टेड सिक्योरिटीज, इस केस में क्या है? अनलिस्टेड शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स है, सिर्फ शेयर्स, फुल स्टॉप, नो डिबेंचर्स, ओनली शेयर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स है तो उस केस में 24 मंथ्स माना जाएगा। तो मैम अगर अनलिस्टेड डिबेंचर्स है तो वो कहा जाएगा, वो 36 मंथ्स वाले सेट में जाएगा, राइट। सेकेंड ईयर वॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां पे भी 24 मंथ्स मानेंगे rather than 36 मंथ्स।
तो अब हमारा जो चार्ट है वो ऐसे दिखेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग का एक कॉलम होगा 12 मंथ्स, दूसरा कॉलम होगा 24 मंथ्स और तीसरा कॉलम होगा 36 मंथ्स। 36 मंथ्स में all of the category, 12 months में 4 items, listed securities, units of UTI, units of equity oriented mutual fund and lastly zero coupon bonds। and 24 months में 2 चीजें आएगी, unlisted shares and lastly immovable property being land or building। ठीक है, अब मैम एक क्वेश्चन, सपोज अगर लैंड है, ठीक है, वो अगर बहुत पुराना लैंड है और हमने लैंड सपोज 3 साल पहले खरीदी है, तो 3 साल पहले खरीदी और अगर हम अब वो लैंड बेचने जाएंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, राइट। अब अगर उस लैंड पर हमने एक बिल्डिंग बनाई जो सिर्फ 1 साल पुरानी है और अब जो हमारा कस्टमर है हम उसे लैंड भी बेचने वाले हैं और वो बिल्डिंग भी बेचने वाले हैं, तो इस केस में क्या माना जाएगा? विल इट बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट? क्वेश्चन समझा है? एक लैंड है, उस पर बिल्डिंग बांधी गई है। लैंड हमने 3 साल पुराना मतलब 3 साल पुराना है, 3 साल पहले खरीदा हुआ था। बिल्डिंग सिर्फ 1 साल पुरानी है, 1 साल पहले ही वो कंस्ट्रक्ट हुई है। अब आप बिल्डिंग भी बेच रहे हो, लैंड भी बेच रहे हो, तो इस केस में कौन सा कैसे कंप्यूटेशन करेंगे? तो बच्चों इस केस में आपको बाइफरकेट करके कंप्यूट करना है। लैंड को अलग से बेचोगे, बिल्डिंग को अलग से वैल्यू निकालोगे, तो लैंड जितना वैल्यू में बिका है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा और जो बिल्डिंग आपने बेची है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। यस, तो क्लियर आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है, कितना लैंड का वैल्यू है उसमें, कितना बिल्डिंग का वैल्यू है, और उस हिसाब से आपको कॉम्प्यूटेशंस करने हैं। गेटिंग द पॉइंट? यस। तो अब हम आज आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटा सा हम एक फटाक से रिकैप पर कुछ सम्स करेंगे और थोड़ा नोट्स पढ़ लेंगे ताकि ब्रश अप हो जाएगा वापस अच्छे से। Yes, so I have made a list and you just have to tell me whether it's a capital asset or not। तो आपको सोचना है और मन में आंसर बोलना है, ठीक है। Land, which are the following capital assets? Is land a capital asset? If it's a personal land or whether it is a business land, will you ask this question या directly land को capital asset मान लोगे? Land is going to be a capital asset, be it personal, be it business use। क्योंकि नॉट अ कैपिटल एसेट में पर्सनल चीज़ें बोली है बट सिर्फ मूवेबल पर्सनल चीज़ बोली है, इमूवेबल पर्सनल चीज़ें नहीं। तो अगर लैंड पर्सनल यूज़ के लिए भी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अगर लिया है, स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी अ कैपिटल एसेट। तो येस, लैंड इज़ अ कैपिटल एसेट। इज ज्वेलरी अ कैपिटल एसेट? येस, ज्वेलरी इज़ अ कैपिटल एसेट बिकॉज वहाँ पे क्लियरली कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में से उसको, पर्सनल इफेक्ट्स में से उसको हटा दिया गया है। सो येस, ज्वेलरी is also going to be a capital asset। personal computer, personal computer नाम में ही है, personal है, तो will it be a capital asset? No, because it is movable। personal effects which are movable are not capital assets, so personal computer will not be capital assets। equity shares, are they capital assets? Yes, equity shares are capital assets। goodwill, is it a capital asset? Yesterday I told you intangible asset रहो, tangible asset रहो, दोनों included है, तो yes, goodwill is also a capital asset। diamonds jewelry में आता है, gold, silver, diamonds, precious stones, gems, ये सारा jewelry के definition में है, तो yes, again it's a capital asset। mutual fund units, yes, it is a capital asset। पर्सनल म्यूजिक सिस्टम, अगेन सिमिलर, इट्स मूवेबल, बहुत सिंपल है, तो इसे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। डिबेंचर्स, यस, इट्स अ कैपिटल एसेट। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, यस, डेफिनेटली इट्स अ कैपिटल एसेट। विल ऐड वन मोर, गोल्ड, मैम गोल्ड इज अ कैपिटल एसेट बट आगे भी है, गोल्ड फॉर ज्वेलर्स, गोल्ड फॉर ज्वेलर्स, अब ये बोलो, गोल्ड फॉर ज्वेलर्स इज स्टॉक इन ट्रेड, राइट। ज्वेलरी अगर हम खरीदते हैं, हम अगर ज्वेलर्स नहीं हैं, अगर हम ज्वेलरी खरीदते हैं, वो हमारा पर्सनल इफेक्ट हो जाएगा, और पर्सनल इफेक्ट ज्वेलरी अगर है तो वो टैक्सेबल है। बट गोल्ड फॉर ज्वेलर्स इज देयर स्टॉक इन ट्रेड एंड स्टॉक इन ट्रेड इज टैक्सेबल एज पीजीपीपी एंड नॉट एज कैपिटल गेन्स। तो ये ज्वेलर्स, गोल्ड फॉर ज्वेलर्स यहाँ नहीं आ सकता। क्लियर है? यस। अब आगे, अगेन अ स्मॉल
एक्सरसाइज ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। आपको बोलना है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है डिपेंडिंग, या फिर आपको सिर्फ बोलना है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी 12 मंथ्स, वेदर इट्स गोइंग टू बी 24 मंथ्स और वेदर इट इज गोइंग टू बी 36 मंथ्स। ओके, पहला इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, इक्विटी शेयर्स है, पहला वाला सेक्शन पहले पार्ट में आएगा, पार्ट 1 विच इज 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स, यस 3 पार्ट्स है हमारे पास, राइट। हम जब भी चार्ट को विजुअलाइज करेंगे हमें उसे 3 पार्ट्स में करना है, एक तो 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स। हर एक क्वेश्चन में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूल हैव टू विजुअलाइज इट फॉर एवरी क्वेश्चन। लुकिंग एट द आइटम विच इज बीन सोल्ड, आपको उस हिसाब से उसे क्राइटेरिया में रखना है कि वो 12 मंथ क्राइटेरिया में आएगा, 24 मंथ क्राइटेरिया में आएगा या 36 मंथ के क्राइटेरिया में आएगा, और उस हिसाब से पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड करके उसका नेचर डिसाइड करना है कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। तो हर सम के शुरुआत में पहला लाइन हमारा यही होगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, पीरियड ये डेट से लेकर ये डेट है, फिर नेचर ऑफ एसेट क्या है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, फिर हम कंप्यूटेशन करेंगे। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्विटी शेयर्स लिस्टेड 12 मंथ्स, इक्विटी शेयर्स अनलिस्टेड ये कौन से पार्ट में आएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इट विल फॉल इनटू सेकंड पार्ट, अनलिस्टेड शेयर्स, राइट। सो ये हो जाएगा 24 मंथ्स। प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड 12 मंथ्स, प्रेफरेंस शेयर्स अनलिस्टेड ये हो जाएगा 24 मंथ्स। सिमिलर लाइक इक्विटी, तो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो सेम ट्रीटमेंट। ओके, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो जो यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का वो कौन से पार्ट में आएगा, इट विल कम इन फर्स्ट पार्ट, सो ये हो जाएगा 12 मंथ्स। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डज इट फॉल इनटू 12 मंथ्स, क्या उन 4 आइटम्स में डेट ओरिएंटेड है, नहीं है। 24 मंथ्स में है, नहीं है। 36 मंथ्स में है, यस, वहां तो सारे आते हैं जो इन दोनों में नहीं आते, सो 36 मंथ्स। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि आर द डिबेंचर्स लिस्टेड और आर द डिबेंचर्स अनलिस्टेड। अब मान लो अभी के लिए दे आर अनलिस्टेड, तो अगर अनलिस्टेड है तो कहा जाएगा 36 मंथ्स में, या फिर हम यहीं पे उसे पार्ट्स में करते हैं फॉर डिबेंचर्स ओनली। ठीक है, अनलिस्टेड है तो 36 मंथ्स एंड लिस्टेड है तो 12 मंथ्स ओनली। तो डिबेंचर्स के केस में 2 चीजें होंगी, बॉन्ड्स के लिए तो सिर्फ 36 मंथ्स है। यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 मंथ्स एंड ज्वेलरी 36 मंथ्स। ठीक है, पार्ट 3 में जाएगा। तो ऐसे आपको कंप्यूटेशन करना है। यस, अब बच्चों यहाँ हमारा सेक्शन 45 होता है खत्म। अब उसके बाद हमारे पास सेक्शन 47 है, राइट। बट हम 47 को थोड़े टाइम के लिए साइडलाइन करेंगे और वी विल जंप टू सेक्शन 48। सेक्शन 47 हमें कवर करना है बट थोड़ा लेटर स्टेज पे करेंगे। अब हम जंप करेंगे सेक्शन 48 पे। ठीक है, नाउ सेक्शन 48 टॉक्स अबाउट कंप्यूटेशन। काम की बात है, अब काम की बात आई है। अब तक थ्योरी चल रहा था, अब हम आएंगे प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकली कैसे होता है। ठीक है, तो आप सेक्शन 45 बोलता है कि आप कैपिटल गेन्स आपको समझ गया कि कैपिटल एसेट क्या है, ट्रांसफर का क्या क्या आता है, ट्रांसफर में पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालते हैं आप, ये सबको मिलाकर आप सम कैसे सॉल्व करोगे, टैक्सेशन कैसे निकालोगे, राइट। तो कंप्यूटेशन कैसे करोगे ये बात करेगा सेक्शन 48। तो सेक्शन 48 इज गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन अलग होगा, लॉन्ग टर्म कंप्यूटेशन अलग होगा। अब कंप्यूटेशन जो यहाँ दिया है उसे देखने से पहले आई वांट यू ऑल टू नो कि कैपिटल गेन्स में रहो, पीजीबीपी में रहो, हाउस प्रॉपर्टी में रहो, सैलरी में रहो, सैलरी में तो नहीं भला बट आईओएस में रहो, हमेशा इनकम कैसे टैक्सेबल होती है। जो भी इनकम आती है उसमें से हम कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वो सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट हम वो खर्चे करते हैं जो हमें वो इनकम कमाने के लिए लगा,
राइट। तो हाउस प्रॉपर्टी में हमने भी माइनस किया था। अब भले हाउस प्रॉपर्टी में हमने डायरेक्टली एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए, वो इग्नोर हो जाते हैं, बट हम एक स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये दो चीजें माइनस करते थे, राइट। क्योंकि माना जाता था कि वो 30% जो है वो सारे आपके खर्चे इंक्लूड करता है, राइट। तो वहां हम एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हम प्योर इनकम जितना भी रेंट आता था उतना टैक्सेबल कर दो, ऐसा बात नहीं है। पहले उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते थे और फिर बाकी का बचा हम उसे टैक्सेबल करते थे। वैसे ही पीजीबीपी में हम क्या टैक्सेबिलिटी करते थे, पहले हम सेल लेते थे, उसमें से सारे खर्चे पहले माइनस करते हैं जो बिजनेस करने में लगे, और फिर जो गेन बचा उसे टैक्सेबल करते हैं, जो लॉस बचा हम उसे सेट ऑफ करते थे, राइट। तो पीजीबीपी में, आईओएस में भी हम वैसे ही पढ़ेंगे कि इनकम आती है, उसमें से हम डिडक्शन करते हैं एक्सपेंसेस का, और जो हाथ में बाकी इनकम बचती है उससे ही हम टैक्सेबल करते हैं। तो गवर्नमेंट अभी तक इतनी रूड नहीं हुई है कि वो पूरा का पूरा आपसे इनकम पे टैक्स ले ले, राइट। उसमें से आपको एक्सपेंसेस डिडक्ट करने का हक है। तो सिमिलरली कैपिटल गेन्स काफी सिंपल है। जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, यही मेथड यूज करने वाले हैं हम कैपिटल गेन्स में। यही फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। यस, काफी सिंपल है। सिर्फ डिफरेंस इतना है, सेलिंग प्राइस को वो कुछ अलग टर्म यूज करते हैं, विच इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यस, एंड कॉस्ट प्राइस को वो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस को बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उस ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होता है तो जो बचेगा वो प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट या लॉस जो बचेगा वो होगा टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ओके, ऑलराइट। तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमें सम्स को कैसे सॉल्व करना है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला था कि घोल के पी लो, जो स्ट्रक्चर है उसे घोल के पी लो, क्योंकि हर सम का फॉर्मेट यही रहने वाला है। सिमिलरली कैपिटल गेन्स में हर सम का फॉर्मेट यही रहने वाला है। पीजीबीपी में आई कुडंट टेल यू टू मेमोराइज द फॉर्मेट बिकॉज द फॉर्मेट चेंज्ड ऑलवेज, राइट। जो लेस करना है, जो ऐड करना है वो हमेशा चेंज होता है, बट यहाँ पर फॉर्मेट यही रहेगा फॉर ईच एंड एवरी सम, ठीक है। ओके, तो पहले हम लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि हमारे आम भाषा में होता है हमारा सेलिंग प्राइस, हमारी सेल वैल्यू, कॉल इट वॉट एवर यू वांट। तो क्या होता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एसेट सेल करके हमें जो पैसे आए हैं दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो लेंगे। फिर लेस एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू ट्रांसफर। ये क्या होता है? एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू ट्रांसफर। अब सपोज आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया है, आपका कोई फ्लैट है और आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया है उस फ्लैट को सेल ऑफ करने को, ठीक है। या आप ब्रोकर के पास गए हो, उसे सेल करने के लिए आपने बोला है आपका फ्लैट सेल करने को, ठीक है। अब ब्रोकर क्या करेगा? आपका फ्लैट बेचेगा, क्या जितनी वैल्यू आएगी क्या उतनी वैल्यू आपके हाथ में ला के रख देगा, या उसमें से कुछ काट कर अपने जेब में डालेगा? Obviously he'll cut out some commission out of that, he'll cut some brokerage out of that, right? तो जो भी expenses, like ये brokerage is one of the expenses, तो ये जो brokerage है that was to sell the asset, तो उसे क्या बोलते हैं? expenses in relation to transfer। तो any expenses that is in relation to transfer will be subtracted। अब brokerage अगर है तो generally question में percentage basis पे देंगे या amount basis पे देंगे? तो या डायरेक्टली देंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, या फिर ब्रोकरेज देंगे, ठीक है। ब्रोकरेज अगर आया है तो आपको इधर देंगे डायरेक्टली ₹100, ₹1000, ₹100 पर शेयर, व्हाटएवर, या फिर आपको बोलेंगे 2%, 3%, 4%। अब कभी कभी क्वेश्चन में देंगे 2% ऑफ सेल वैल्यू, कभी कभी नहीं देंगे। अब जनरली बच्चों जो प्रैक्टिस होता है बाहर, दैट इज ऑलवेज 2% या 3%, द परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू, जितने में वो ब्रोकर डील क्रैक करता है। मतलब आपका फ्लैट, आपने बोला उसे कि आई वांट टू सेल इट इन द रेंज ऑफ 80 lakhs to
1 crore, अपने ऐसा रेंज दिया है, ठीक है। तो ही नेगोशिएट्स, द ब्रोकर विल नेगोशिएट विद द पर्सन, जितने में भी वो डील क्रैक करेगा उसका परसेंटेज वो कमीशन बेसिस पे लेता है, ठीक है। तो जनरली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99.99% ऑफ द टाइम्स द परसेंटेज इज ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वैल्यू। तो क्वेश्चन में अगर से बोला है ब्रोकरेज 2%, तो ऑलवेज रिमेंबर इट्स गोइंग टू बी परसेंटेज ऑफ द सेल वैल्यू, ठीक है। अगर गिवन है कि कॉस्ट का लो या सेलिंग प्राइस का लो तो वो लेना है, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो ऑब्वियसली हम वही लेंगे। अगर नॉट गिवन है तो टेक ऑफ सेल वैल्यू, टू बी टेकन ऑफ सेल वैल्यू, या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी हम बुलाएंगे। क्लियर है? यस, सो दैट इज हाउ विल कंप्यूट ब्रोकरेज। पहला पार्ट हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस करे विच इज इन रिलेशन टू ट्रांसफर। अब इसे क्या बोलेंगे? नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से जब आप ये एक्सपेंसेस जो ट्रांसफर के लिए लगे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा? नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आप क्या माइनस करोगे? कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने वो एसेट खरीदा था, तो उसे क्या बुलाने वाले हैं हम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ये इम्प्रूवमेंट क्या होता है? सपोज आपने कोई फ्लैट खरीदा है, और उस पे एक फ्लोर बिल्ड, ये फ्लैट आपने 1 साल पहले खरीदा और इस साल आपने इस पे एक फ्लोर बिल्ड किया, ठीक है। बिल्ट अ फ्लोर और अ स्मॉल रूम या फिर अ स्मॉल गार्डन आउटसाइड, कुछ ना कुछ खर्चा किया है टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो समथिंग दैट इज कैपिटल इन नेचर एंड नॉट रेवेन्यू इन नेचर। अगर आप उस घर को पेंट कर रहे हो, दैट इज नॉट कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शैल ऑलवेज बी अ कैपिटल कॉस्ट एंड नॉट अ रेवेन्यू कॉस्ट। प्लीज रिमेंबर दिस, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कैपिटल इन नेचर, तभी तो कैपिटल गेन्स में आएगा, राइट। इट्स गोइंग टू बी अ कैपिटल कॉस्ट। तो अगर आप मेंटेनेंस भर रहे हो, अगर आप पेंटिंग, वाइट वॉश, ये सारे के लिए खर्चे, भले ही बड़े बड़े अमाउंट्स खर्च कर रहे हो, तो भी वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, राइट। इट इज गोइंग टू बी, इट हैज टू बी कैपिटल इन नेचर। आपने कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड किया होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ एक्सेस बेनिफिट ऐड किया होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के लिए। अगर पेंट नहीं भी करोगे तो चलेगा, राइट। बट इफ यू आर बिल्डिंग अ रूम, दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑफ सम यूज, ओके। सो कैपिटल नेचर का होना चाहिए, तभी वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको सब्ट्रैक्ट करने मिलेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट दैट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब एन एक्सपेंस ऑफ कैपिटल नेचर जो आप स्पेंड करते हो टू मेक द प्रॉपर्टी मोर वैल्यूएबल, तो वो भी आपको माइनस करने मिलती है, ठीक है। तो पहले हम क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा हम क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उससे क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, सपोज आपने जो एसेट 50 लाख में खरीदा था, वो आज उसकी वैल्यू सिर्फ 30 लाख रुपए है, तो कैपिटल लॉस आएगा। अगर कैपिटल एसेट 50 लाख में खरीदा था, आज 90 लाख में बिका है, तो कैपिटल गेन आएगा। क्लियर है? यस। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द कॉम्प्यूटेशन, ओके। तो अब 1-2 एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कॉम्प्यूटेशन कैसे करेंगे। पहला, Mr. A purchased gold worth rupees 8,40,000 in December 2019 and sold the same in August 2020. क्या हुआ है? गोल्ड खरीदा है। Is gold a capital asset? Yes, it's a capital asset because it's in the definition of jewelry, though personal effect, but not included as a personal effect because it's in the exclusion list, right? So Mr. A purchased gold worth rupees 8,40,000 in December 2019 and sold the same in August 2020 for rupees 9 lakh. At the same time, the sale of gold, he paid brokerage of rupees 10,000. Compute capital gains. अब start कैसे करना है? One sum I'm going to show you perfectly कि और वही आंसर उसी
उसी फॉर्मेट में आपको हर एक आंसर लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, हम हमेशा लिखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग से पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन, क्या कर रहे हैं हम, कंप्यूटेशन कर रहे हैं ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर ए फॉर ए वाई। अब बच्चों मैंने आपको बोला था कि गेन्स उस साल के होते हैं जिस साल ट्रांसफर हुआ है। अब ट्रांसफर किस में हुआ है, अगस्त 2020 में हुआ है, राइट। अगस्त 2020 फॉल्स इन द प्रीवियस ईयर 2021, है ना। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22। गेटिंग द पॉइंट। प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर नहीं लिखना तो आप प्रीवियस ईयर 2021 भी लिख सकते हो, ईदर ऑफ, ठीक है। यू कैन राइट ईदर ऑफ। हम क्या लिख रहे हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर ए फॉर ए वाई 21-22, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आप क्या लिखोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या लिखेंगे हम, पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब कब से लेकर कब तक होल्ड किया है, उसने दिसंबर से लेकर अगस्त तक होल्ड किया है। दिसंबर टू दिसंबर होता तो 1 साल होता। 2019, अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अब ये निकालने के लिए पहले आपको देखना है कि वो कौन से ब्लॉक में फिट होता है, 12 मंथ्स के पार्ट में फिट होता है, 24 मंथ्स के ब्लॉक में, या 36 मंथ्स के ब्लॉक में। गोल्ड है, ज्वेलरी है, तो दैट कम्स इनटू 36 मंथ्स ब्लॉक। अब 36 मंथ्स वाला ब्लॉक मतलब 3 इयर्स होता है। सो दिसंबर 2019 से लेकर अगर दिसंबर 2020 तक 1 साल होता, 21 तक 2 साल होते और 22 तक 3 साल होते। तो अगर 22 होता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 22 से ज्यादा, दिसंबर 22 से ज्यादा तक, जैन 22 होता तो 36 मंथ से ऊपर होता और तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता। अभी फिलहाल इसका नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ एसेट। क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ एसेट। क्या है नेचर ऑफ एसेट, इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बच्चों ये 2 पॉइंट्स मुझे आपके आंसर में चाहिए, मतलब चाहिए। बाकी लोग लिखते हैं नहीं लिखते, हमें कुछ लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू राइट दीज 2 पॉइंट्स कंपल्सरी, ठीक है। तो अगर मॉड्यूल में भी नहीं है, कहीं और पे भी नहीं है, तो भी आपको लिखना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखना है, नेचर ऑफ एसेट लिखना है। थर्ड स्टेप, कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन करते वक्त क्या करेंगे, पहले 2 कॉलम्स बनाएंगे, राइट। पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीज, राइट। पहले पर्टिकुलर्स में फर्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है आपका, जो अभी जो हमने फॉर्मेट देखा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में बिका है एसेट, इट इज बीन सोल्ड फॉर रुपीज 9 लाख रुपीज। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा 9 लाख, बराबर है। अब इसमें से पहले तो क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस इन द नेचर ऑफ ट्रांसफर, एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर लेस एक्सपेंसेस इन रिलेशन ऑफ ट्रांसफर। क्या कोई एक्सपेंसेस है, यस, ही इज पेड अ ब्रोकरेज। कितने का ब्रोकरेज पे किया है, 10,000 रुपए का ब्रोकरेज पे किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000। उससे क्या आएगा, हमारा आ जाएगा नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
कितना होगा? इट्स गोइंग टू कम टू 8,90,000 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है? अब दो चीज़ें माइनस करनी है, एक तो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक तो है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो लिख लेते हैं। कितना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज रुपीज 8,40,000। फर्स्ट लाइन है परचेज गोल्ड वर्थ रुपीज 8,40,000 इन डिसम्बर 2019। सो दैट्स योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इज देयर एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? नहीं। अब मैम इसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है कि the SSC added some precious stones to the gold, SSC added some diamonds to the gold, right? या सिल्वर वॉज एडेड टू द गोल्ड, तो उस वैल्यू बढ़ जाएगी उससे गोल्ड की, राइट? तो वो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब एक बार गोल्ड खरीदने के बाद उसमें अगर उसने कुछ चेंजेस लाए विच इज़ कैपिटल इन नेचर, उसके वजह से आपका प्राइस बढ़ सकता है, देन दैट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा निल। और अब नेचर क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर सेल करेंगे तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर सेल करेंगे तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ हमें क्या होने वाला है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। राइट? कितने का गेन हुआ है आपको? 50,000 रुपीज का गेन हुआ है और इस पे आपको टैक्स देना है ऑन कैपिटल गेन्स। टैक्स रेट्स हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आपको कंप्यूटेशन पे फोकस करना है, वन एट अ टाइम। यस, तो बहुत सिंपल किया हमने। सेलिंग प्राइस लिया, उसमें से सारे कॉस्ट माइनस कर दिए। कौन से टाइप्स के कॉस्ट होते हैं? एक तो एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये 3 कॉस्ट है बस, नथिंग एल्स। सेल वैल्यू लो, उनमें से ये 3 कॉस्ट माइनस कर दो, आ गया आपका गेन या लॉस। यस, और एक सम फटाफट से एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मिस्टर बी इन नवंबर 2019 परचेस्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट ₹100 पर शेयर। क्या किया है? इक्विटी शेयर्स परचेज किए। कितने का एक शेयर है? 100 रुपए का एक शेयर है। सो 10,000 इंटू 100 करेंगे, राइट? एंड यूज्ड द सेम इन मार्च 2020 of ₹125 per at ₹125 for, sorry, sold the same at ₹125 per share। तो सेल ऑफ कर दिया, 100 रुपए में खरीदा हुआ शेयर 125 रुपए में बेचा। ब्रोकरेज पेड इज ₹1 पर शेयर। कंप्यूट कैपिटल गेन्स, सिंपल सा है। सेलिंग प्राइस लो, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। नो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यस, अब सिंपल करेंगे। मैम शुड वी स्टार्ट डायरेक्टली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? बिल्कुल नहीं। पहले क्या लिखना है आपको? पहले लिखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग। उससे भी पहले एक लाइन क्या देंगे? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर बी। तो पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स of Mr. B for AY। सेल कब हुआ है? मार्च 2020 में सेल हुआ है। ट्रांसफर मतलब प्रीवियस ईयर में हो चुका है, राइट? जिस ईयर में खरीदा उसी साल में ट्रांसफर हुआ है ना? सो नवंबर 19 में खरीदा, मार्च 20 में खरीदा, तो AY क्या होगा? 2021, राइट? अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक आपका हो जाएगा AY। सो AY विल बी 2020 टू 2021 या फिर PY 1920। समझ रहा है कैसे करना है? जिस साल में ट्रांसफर हुआ है उस साल का देखना है, उसका अगला साल AY लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट्स ऑन द डेट ऑफ परचेज। तो डेट ऑफ परचेज क्या है? इट्स बीन परचेस्ड इन नवंबर। जनरली डेट्स होते हैं, मैंने आपके एग्जाम्पल्स के लिए मंथ लिया है। तो इमेजिन करो ये है 1 नवंबर
और यू कैन इमेजिन दिस इज 2 मार्च, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग? इफ इट्स परचेज्ड ऑन 1st November तो पीरियड ऑफ होल्डिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of November. If it's sold on 2nd March, the period of holding is going to be 1 day before the date of sale date. Why 1 day? Because उस दिन तो सेल कर रहे हो. पीरियड ऑफ होल्डिंग पूछा है किस दिन आपके नाम, किस दिन तक आपके नाम पर था. तो अगर आज मैं सेल कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, कल तक वो एसेट मेरे नाम पर था, राइट? आज वो किसी और के नाम पर है ना? So 1st November 2019 is going to, the date of purchase is going to be the start date of period of holding and the end date is going to be 1 day before the date of sale. लिख लो चाहिए तो ये ऊपर, अगर याद नहीं रहता है तो date of holding याद नहीं रहेगा, definitely लिखो आप. Period of holding starts as on the date of purchase and ends 1 day before the date of sale. तो यहाँ पर हो जाएगा 1st March 2020. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब भी आपको ये पॉइंट क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि जो भी एसेट है उसमें हमें 12 मंथ्स का स्पैन देखना है, राइट? इक्विटी शेयर्स है, कौन से पार्ट में आएगा? 12 मंथ्स पार्ट में आएगा. अब 1st November 19 है यहाँ पर. अगर मैं यहाँ पर लिखती 1st November 19 and sold on suppose 2nd November 2019. Purchase date क्या है? This is completely different example, not related to this, and this is not the period of holding. I'm saying this is the purchase date 1st November 2019 and this is the sale date 2nd November 2019. अब पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको इस पे से निकालना है. व्हाट इज गोइंग टू बी पीरियड ऑफ होल्डिंग इन दिस केस? It will be starting from 1st November 2019 and it will end on 1st November 2020, right? Sorry, this is 20. बराबर है ये? यहाँ तक आपको समझा है? अब 1st November 19 to 1st November 2020 कितने महीने होते हैं? मैम 12 महीने होते हैं. बच्चों 12 महीने होते हैं या ज़्यादा होता है? एक दिन ज़्यादा होता है, राइट? तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यस, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. क्यों लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट? अब बच्चों जब आप जनवरी टू दिसंबर एक कैलेंडर ईयर होता है, तो क्या आप ऐसे बोलते हो 1 जनवरी से लेकर अगले जनवरी तक 1 साल होता है, या आप बोलते हो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 1 साल होता है? हम बोलते हैं 31 दिसंबर, राइट? तो अगर 1 नवंबर है और 1 नवंबर वापस है तो ये 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा. अब मैं थोड़ा डेट चेंज करती हूँ. ये 1st नवंबर 2nd नवंबर को आई एम गोना चेंज इट टू 1st नवंबर. मैंने सेल किया है ऑन 1st नवंबर, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 31st अक्टूबर एज द लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग. तो एग्जैक्ट कितना आने वाला है? इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट 12 मंथ्स. द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट 12 मंथ्स. अब मैंने आपको बोला है कि अगर एग्जैक्ट 12 मंथ्स है, लैंग्वेज क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का? लैंग्वेज है इफ द एसेट इज हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स. सॉरी, इफ द एसेट इज होल्ड फॉर नॉट एक्सीडिंग 36 मंथ्स. ये लैंग्वेज है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का, एसेट का, राइट? अगर एसेट को आपने नॉट एक्सीडिंग 36 मंथ्स से ज़्यादा अगर होल्ड किया है, फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, मतलब 36 मंथ्स अगर है या उससे कम है तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानने वाले हैं. यह हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया है. तो इस वाले केस में डॉट 12 महीने आ रहा है, तो 12 महीने या 12 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा. तो इस केस में इसीलिए हमारा होने वाला है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. तो जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें होगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. देख रहे हो, सिर्फ एक दिन के वजह से चेंज हो रहा है सब, है ना? क्योंकि क्लियरली अगर 1st नवंबर से 1st नवंबर होता तो आप उसे लॉन्ग टर्म डिसाइड कर लेते थे, बट एक दिन पहले लेना है पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए, उससे आंसर चेंज होता है. तो यू कैन नोट डाउन दीज 2 एग्जाम्पल्स इन योर बुक. पहले लो 1st नवंबर 19 टू 2nd नवंबर 2020, सेकेंड लो 1st नवंबर 19 टू 1st नवंबर 2020, और उसे पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखो और फिर लिखो कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. यस,
आगे बढ़ते हैं। ये सारा आप ऊपर के कॉलम में लिखो, जो जो इम्पोर्टेंट लगता है पीरियड ऑफ होल्डिंग के पेज पे ऊपर के कॉलम में यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स, ताकि याद रहे रिविजन के टाइम। यस, अब इस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, 1 नवंबर 90 टू 1 मार्च 20। ऑब्वियसली इट्स नॉट मोर देन 12 मंथ्स, तो नेचर ऑफ एसेट क्या होगा, इट विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, पूरा लिखना है आपको। देन विल स्टार्ट विथ कॉम्प्यूटेशन, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे रुपीस। ठीक है, यस, अगेन विल स्टार्ट विद द सेम थिंग। पहले लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, he's purchased 10,000 shares of rupees 100 each। yes, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, I'll just take it थोड़ा सा to a side so that I can do the calculations as well. Here I'll write full value of consideration, yeah, I'll write 10,000 shares into rupees 100। yes, कितना हो जाएगा, रुपीस 10 लाख। रुपीस साइन नहीं डाला तो भी चलेगा, ऊपर हमने डाला है एक बार। yes, तो रुपीस 10 लाख। उसके बाद लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कैसे कंप्यूट करेंगे, वहां पर क्लियरली बोला है ब्रोकरेज कैसे निकालना है, ब्रोकरेज पेड इज ₹1 पर शेयर। तो एक पर शेयर अगर ब्रोकरेज है, कितने शेयर्स है हमारे पास, 10,000 शेयर्स है इंटू ₹1, ब्रोकरेज इज 1 पर शेयर, राइट। तो माइनस करेंगे 10,000, इससे क्या आएगा, आपका आ जाएगा नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। yes, net value of consideration कितना आएगा, 10 lakh minus 10,000, it will come to 9,90,000 rupees। बराबर है। अब आगे करेंगे, उसमें से हमें पहले क्या माइनस करना है, पहले माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना माइनस होगा, कितने में वो शेयर खरीदा था, सॉरी अब मेरा मिस्टेक, यहाँ पर फुल वैल्यू बेचा 125 में है, खरीदा 100 में है, तो 10 लाख नीचे आएगा, ऊपर 125 आएगा, राइट। सो 125 इंटू 10,000 विल बी 12,50,000। बराबर, उसमें से जब माइनस करोगे तो बचेगा 12,40,000। and cost of acquisition is 10,000 shares into ₹100, that is ₹10 lakh। do you have any cost of improvement, no। अब ये इक्विटी शेयर्स दिया था मैम, सिर्फ आपने क्या किया, हमने अज्यूम किया है कि ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे वर्किंग नोट में, इट इज अज्यूम दैट द शेयर्स आर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना होगा, 2,40,000। अजम्पशन क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट 1, इट इज अज्यूम्ड द इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। यस, क्लियर है, बहुत सिंपल सा कंप्यूटेशन है। अगर शॉर्ट टर्म आ गया हो तो कुछ भी नहीं ज़्यादा करना है,
डायरेक्टली सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लो, उसमें से सारा खर्चा माइनस करो, जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरली देते भी नहीं है एग्जाम में, बिकॉज इट्स वेरी इजी. आया तो भी एमसीक्यू के लिए आएगा, ठीक है. एंड दैट ऑल्सो जस्ट टू चेक योर पीरियड ऑफ होल्डिंग. आप कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग पे वही देखना होता है. ये माइनस तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेगा, राइट. सो पीरियड ऑफ होल्डिंग पे वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस दे देंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया नवंबर वाले केस में, तो ऐसे एमसीक्यू के केस में आपको थोड़ा सा पीरियड ऑफ होल्डिंग में कॉम्प्लिकेशन देंगे ताकि वो आपको टेस्ट कर सके, राइट. इसमें टेस्ट करने का क्या करेंगे कर करके, है ना. सो आई होप आपको समझा है. काफ़ी सिंपल है कॉम्प्यूटेशन इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. लॉन्ग टर्म का भी काफ़ी सिंपल है, सिर्फ दो चीज़ें अलग है विच आई विल एक्सप्लेन नाउ. यस, चलो अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अब कॉम्प्यूटेशन हमने देखा. विच सेक्शन इज अप्लाइड फॉर कॉम्प्यूटेशन? सेक्शन 48. चार्जिंग सेक्शन 45, 47 हमने थोड़ी टाइम के लिए साइड में रखा है. नाउ वी आर डूइंग सेक्शन 48 विच इज कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. अब कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48 अगर है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 48 read with second proviso to section 48 is important in case of long term capital gains. क्या बोलता है second proviso to section 48? It says instead of cost of acquisition, COA मतलब cost of acquisition, take in case of long term capital gains only or long term capital assets only, ठीक है. take indexed cost of acquisition. Instead of cost of acquisition, take indexed cost of acquisition. Second बोलता है instead of cost of improvement. क्या है? COI, cost of improvement. जनरली हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं यही यूज करेंगे. COA, COI, cost of acquisition, COA, cost of improvement, COI. ठीक है. टेक indexed cost of improvement. Cost of acquisition will be substituted with cost of indexed cost of acquisition and cost of improvement is going to be substituted with indexed cost of improvement. ठीक है. अब लॉजिक समझते हैं, फिर फॉर्मूला देखते हैं. लॉजिक, मैंने एक हाउस खरीदा है in 2004. I have purchased the house for rupees 3 lakhs. ठीक है. Today it's 2019 and I no more need the house. I'm going to sell off the house. I sell the house for rupees 70 lakhs. मैंने एक घर खरीदा था 30,000 का 2004 में. I'm going to sell the house in 2019 for rupees 70 lakhs. कॉम्प्यूटेशन करना है कैपिटल गेन्स का. ऑफिसर क्या करेगा, या फिर जो हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, उस हिसाब से प्राइस क्या आएगा? 70 lakhs माइनस 3 lakhs, आपका प्राइस आ जाएगा 67 lakhs. कैपिटल गेन क्या होगा? 67 lakhs. एसएससी बोलता है मैंने जब एसेट खरीदी थी 2004 में, आई हैड सैक्रिफाइस्ड माई 3 lakh rupees today which is equal to almost 30 to 40 50 lakh rupees. लाइक इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है कि आज वो 3 लाख की वैल्यू, आपने हमेशा सुना होगा आपके पेरेंट्स से या जिनसे भी, वो हमेशा बोलते होंगे आपको कि पहले वो कुछ पैसे में they used to get a pouch of milk, they used to get all their groceries and stuff. Today the pouch of milk costs you rupees 70. तो पहले जो पैसों में आता था, जो 1 rupee 2 rupee में आता था, वो अब 70 rupees में आता है. Do you see the value of money has fallen so drastically? Yes. तो अब जो 3 लाख में चीज थी आज 70 लाख में बिक रही है. Why is that so?
ऐसा नहीं है कि कोई पागल है मुझे 3 लाख की चीज़ आज 70 लाख में देने के लिए. वाई आर पीपल पेइंग मी 70 lakhs फॉर इट? बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी हैज चेंज्ड. तो अगर आप 70 लाख सेल वैल्यू ले रहे हो तो उसी हिसाब से आप कॉस्ट भी लो ना. Why there is so much mismatch in the cost and the selling price? Why aren't you taking the cost price also as per today's times? अगर आपने हमेशा ऐसे सुना है कि पहले का 1 रुपए का वैल्यू आज ऑलमोस्ट 100 रुपए हो गया है, तो आप क्यों वैसे कंसिडर नहीं कर रहे हो इवन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स? ऑब्वियसली राइट है ये बात कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो मनी का डिग्रेडेशन हुआ है इतने सालों में, जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसको इसमें इफेक्ट देना ज़रूरी है, तभी वो फेयर वैल्यू आएगा, राइट? अगर सेल वैल्यू इस टाइम्स का ले रहे हैं, अब नहीं तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ 70 लाख में बेच रहा हूँ, बट अज्यूम करो कि हमने 2004 में ही वो बेचते और उस टाइप का वैल्यू आप लो, उस टाइम में जो 70 लाख की वैल्यू थी उस टाइम की वैल्यू लो. एटलीस्ट देयर इज सम मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट? तो अगर हमने इतने साल एसेट को होल्ड किया है, हमने लॉन्ग टर्म टाइम के लिए अगर एसेट को होल्ड किया है, आज अगर वैल्यू इतनी दे रहे है सामने वाला, क्योंकि वो वैल्यू चेंज हुई है उस मनी की, राइट? तो हमें हमारा कॉस्ट भी उसी हिसाब से लो, और उसके बाद उससे एक्सेस जो प्रॉफिट आएगा उस पर हम टैक्स पे करने के लिए रेडी है ना? सो दैट इज वाई जो कॉस्ट होती है उसे ये टाइम्स के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है. समझ रहे हो? तो सपोज 2004 में जो चीज़ 10 रुपए में बिक रही थी, आज वो चीज़ सपोज 50 रुपीज़ में सेल हो रही है. 2004 में जो चीज़ 10 रुपीज़ में बिक रही थी, आज वो चीज़ अगर 50 रुपीज़ में बिक रही है, तो हम क्या करेंगे? 3 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई पे 50 करेंगे. इन शॉर्ट 5 टाइम्स प्राइस बढ़ा है. कैन यू सी दिस? यस. तो इन शॉर्ट मल्टीप्लाई बाय 5 ही होगा. अगर 50/10 अगर करते हो, इसको मैंने सिर्फ इधर लिखा है, तो 50/10 करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 ही होगा. तो 3 लाख इंटू 5 अगर करोगे तो क्या आएगा? 3 5 से 15, तो आ जाएगा 15 lakhs. तो आज के हिसाब से आई हैव जस्ट टेकन रैंडम फिगर्स, ये नहीं है वैल्यूज. आई टेल यू कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं. मतलब फॉर्मूला यही है, बट वैल्यूज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी निकाल रखी है, हमें वही फिगर्स लेने होते हैं, ठीक है? तो 3 lakhs इंटू 5 इज इक्वल टू 15 lakhs. तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? 15 lakhs, और उससे कॉम्प्यूटेशन करेंगे. तो 70 लाख में से हम 15 lakhs माइनस करेंगे, ना कि 3 लाख रुपए, right? We gave it a shock of inflation. That is called as CII, Cost Inflation Index. क्या बोलते हैं? CII. तो मतलब 2004 का CII क्या था? 10 रुपए. These are just presumptive for your example figures, ठीक है? These are not the real actual figures. I'm going to show you the actual figures right now. This is just for example purpose. तो CII for 2004 हमने क्या पकड़ा? 10 पकड़ा. CII for 2019 क्या ले रहे हैं? 50. तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या निकल आ रहा है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, हम इसे क्या बोलते हैं? CII. CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, बराबर है, हमने 50 लिया ऊपर, विच इज ईयर ऑफ ट्रांसफर, डिवाइडेड बाय CII of the year of acquisition. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. CII of the year of transfer upon CII of the year of acquisition into cost of acquisition is your formula for computation of cost of indexed cost of acquisition. इससे आपका क्या आएगा? indexed cost of acquisition. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह पे जो आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है, ये उसका फॉर्मूला है. क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन. दैट्स ऑल. अब देखते हैं CIIs को. आपको आना है पेज नंबर पे. यस, इट्स ऑन पेज नंबर 6.9. एक टेबल आपको दिखेगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसिस का.
ये जो टेबल है ये गवर्नमेंट ने दे रखा है और हर साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस हिसाब से गवर्नमेंट नया CII लेकर आता है एज पर द न्यू इन्फ्लेशन, जो मार्केट का इन्फ्लेशन होता है बेस्ड ऑन कंज्यूमर रेट्स, कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट्स, उस हिसाब से वो एक फिगर लाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 1920 का CII क्या है 289। अब 2001-2 को एक बेस माना है। ठीक है, क्या है बेस 2001-2002, उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिया है 100 रुपए। मतलब उन्हें बोलना है जो चीज 100 रुपए में बेची जाती थी इन 2001-2002 वो 2002-2003 में हो गई 105, तो 5 रुपए से वो चीज महंगी हो गई इन 1 ईयर, राइट। सो दैट दे हैव कंसिडर्ड एज बेस। 2001-2 को बेस पकड़ा है और 2002-2003 को से अलग अलग रेट्स है। ठीक है, सो यू कैन सी 105 हुआ है, फिर 109 हुआ है, फिर 113 हुआ है, 117 हुआ है, इससे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। उस हिसाब से 2019-20 फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 2021 का CII इंडेक्स है 289। मैम क्या ये लर्न करना है? नहीं बच्चों, ये आपको लर्न नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाएगा। आपको सिर्फ 2 फिगर्स याद रखने हैं। वन इज CII इंडेक्स ऑफ 2001-2 विच इज 100, वेरी इजी टू रिमेंबर, एंड CII इंडेक्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर आपके अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट है, सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर का आपको याद रखना है। तो ये 2 ही आपको लर्न करने हैं, जो कि लर्न करने की भी जरूरत नहीं, हर सम में वो लगने वाला है। क्यों मैम हर सम में लगेगा? जनरली बच्चों क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके अटेम्प्ट से रिलेटेड, वही फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो आपका अगर कॉम्प्यूटेशन हमेशा 1920 से रिलेशन में आने वाला है, तो आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1920 ओनली। तो CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर लेना है डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो अगर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एसेट कब खरीदा है 2004 में, बराबर, तो 2004 में अगर एसेट खरीदा है और अपर सपोज मैंने वो घर खरीदा था फॉर ₹3 लाख, 2004 में खरीदा है, मतलब 2004-5 का इंडेक्स क्या है 113 रुपए है, तो डिवाइड कर दूंगी 113 से और मल्टीप्लाई, ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है 289। तो हमारे एग्जाम्पल से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 113, तो आपका आंसर आएगा सम 76,72,056 रुपीज। सॉरी 1 सेकेंड, लेट मी कंप्यूट इट अगेन, थोड़ा सा कुछ गलती हो गया आई थिंक। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 113, या आ रहा है 7,67,256 रुपीज। तो इतने से आप माइनस करोगे, मैंने कुछ बहुत ही ड्रास्टिक वेरिएशन के डिफरेंसेस लिए हैं, तो इतना कम तो नहीं आता है जनरली। इट्स सपोज फिर हमें कॉस्ट सेल वैल्यू 8 लाख पकड़ेंगे, ठीक है, तो 8 लाख अगर सेल वैल्यू है, ना कि 70 लाख, 8 लाख अगर सेल वैल्यू है, तो 7,67,256 इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसमें से जो माइनस होगा 67,256 इज गोइंग टू बी योर, सॉरी ये नहीं आएगा, 66,256 नहीं आएगा, 4 5 नहीं, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 9 रहेगा, बिकॉज यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, तो 9 - 2 हो जाएगा 7, लेट्स डू इट रादर, 8 लाख माइनस 767,256, तो आपका कैपिटल गेन होगा 32744, ये आपका आंसर होगा। अंडरस्टैंडिंग? तो इतना सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, और जैसे हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला वैसे ही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालना है, सिर्फ एक डिफरेंस है, एक ही जगह पे यहाँ पर आई लिखना है और एक्विजिशन की जगह पर ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना है।
तो जिस साल मैंने एक्स्ट्रा रूम बांधा है, जिस साल मैंने उसमें डायमंड्स ऐड किए हैं, वो ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और उस ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट का CII लेना है। तो याद रखो बच्चों, मंथ बेसिस पर नहीं है, आपको ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट या ट्रांसफ़र है। अब वो सिर्फ ईयर चेक करते वक्त आपको क्लियर देखना है, फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी अप्रैल मार्च में थोड़ा सा कंफ्यूजन होकर आप ईयर गलत ले लेते हो और CII अगर गलत ले लोगे तो एग्जाम में गलत आ सकता है आंसर। क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन होगा उसके नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि CII ऑफ दिस ईयर इज सो एंड सो ऑफ दिस ईयर। जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर्स ईयर्स होते हैं उससे रिलेटेड CII इंडेक्सेस आपको क्वेश्चन में दिखेंगे ही दिखेंगे। वही CII लेकर आपको सॉल्व करना है, लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यस, तो काफ़ी सिंपल है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का भी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, लेट्स सी। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स लिखेंगे पहले तो। सेम आपको वो सब लिखना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, द नेचर ऑफ एसेट, वो सब तो लिखना ही लिखना है। सिर्फ अब इसका क्या होगा, ये तो सेम है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ये तो सेम है। बराबर है। मैम एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र को इंडेक्स एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र बच्चों ईयर ऑफ ट्रांसफ़र में ही होते हैं, तो वो उसी साल होते हैं, उसे इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स उसे करने की ज़रूरत है जो इन्फ्लेशन की वजह से अफेक्ट हुआ है, राइट। ओके, सो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र नो नीड टू इंडेक्स इट, आ जाएगा नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यस, नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आने के बाद उसमें से दो चीज़ें माइनस करेंगे। पहला होगा इंडेक्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। पहला होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। फिर आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। समझी है बात आपको? सेम है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट में डिफरेंस है कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर वैसे के वैसे नो इंडेक्सेशन, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर्मूला, indexed cost of acquisition is equal to cost of acquisition multiplied by CII of the year of transfer जो क्वेश्चन में दिया होगा, डिवाइडेड बाय CII of the year of acquisition। क्लियर है? दूसरी चीज, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये तो सेम है, ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये आपको लिखना है आपके नोटबुक्स में पूरा फॉर्मेट, एक बार हाथ से चला जाएगा तो हर एक सम में दिक्कत नहीं आएगी। CII निकालना बहुत इजी है। CII का फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो, CII स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स।
तो गवर्नमेंट आपको मोटिवेट कर रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट करो, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, प्लस टैक्स रेट्स भी कम होते हैं। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना चाहिए। और आपको तो पता है कि कौन सा एसेट कब लॉन्ग टर्म माना जाएगा और कौन सा शॉर्ट टर्म एसेट माना जाएगा, वैसे आप आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो आगे जाकर, राइट। प्लस टैक्स प्लानिंग भी हो जाएगा उसी में। तो आज हमने कंप्यूटेशन पढ़ा है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का कंप्यूटेशन पढ़ा है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का कंप्यूटेशन पढ़ा है। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के सम्स हैं हम देखेंगे अगले लेक्चर में। टिल दैट टाइम यू हैव टू रिवाइज द कंप्यूटेशन वंस अगेन, रीड जहाँ तक हमने अभी तक कंप्लीट किया है वो अच्छे से रीड, गिव इट अ गुड रीड, digest all of it. In next lecture I'll meet you again. Yes, till that time, take care.